वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th हिस्ट्री से शॉर्ट और लॉन्ग जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वो आपको करवाने वाला हूं, और साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो या अगर आपको कुछ मैसेज करना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है फैक्ट्स विद भरत, आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेटिव जो बहुत सारी फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं वो देखने को मिलेंगी। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यहीं पे आपको पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे पीडीएफ वगैरह इसी टेलीग्राम ग्रुप में डाले जाते हैं। तो आप प्लीज इसको ज्वाइन कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज अप्रोप्रिएट, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन, और सॉरी और हड़प्पन कल्चर। सो हम कह सकते हैं हड़प्पन कल्चर। ठीक है, हड़प्पाई संस्कृति जिसको हम कहते हैं। फिर विच वॉज द फर्स्ट साइट, देखो इंडस वैली की पहली साइट जो है वो हड़प्पा थी। वेयर वॉज एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो प्लॉट फील्ड जो है वो कालीबंगन से मिला है। टेराकोटा मॉडल्स जो थे प्लॉ के वो कहाँ से मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो चोलिस्तान से और बनावली से मिले हैं। फिर है फ्रॉम विच ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंडेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो शोरतुगई से हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिलते हैं। फिर है वेयर वाज वाटर रिजर्व फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, धोलावीरा में ये मिला है। नेम एनी टू स्ट्रक्चर्स जो कि सिटाडिल में मिले हैं, एक तो वेयर हाउस है और ग्रेट बाथ है। फिर है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में दिलमुन, मेलुहा और मगान वर्ड किसके लिए यूज हुआ है। दिलमुन जो है वो बहरेन के लिए यूज हुआ है, मेलुहा जो है वो हड़प्पा के लिए, और मगान जो है वो ओमान के लिए। द लॉन्गेस्ट साइन कंटेनिंग इंस्क्रिप्शन जो है वो कितने उसमें साइन है, 26 साइंस हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद है, हाउ डू वी नो अबाउट द सोशल डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स, तो एक तो वहाँ के जो बरियल्स हैं उसके स्ट्रक्चर को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और जितने भी आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनको क्लासिफाई कर दिया जाता है, यूजफुल चीजें और लग्जरियस चीजें, वहां से पता चल जाता है भाई लग्जरी वाला जो बंदा यूज कर रहा है वो सोशल स्टेटस उसका हाई रहा होगा, वहीं जो कोई यूजफुल चीजें यूज कर रहा है तो भाई वो कोई मिडिल क्लास रहा होगा। फिर है लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता था। स्टोन जैसे कि कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टस, स्टीएटाइट। मेटल्स में है लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, शेल, और उसमें है फयांस, टेराकोटा है। और ये मटेरियल कहाँ से आता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, एक तो वो अपनी स्टेब्लिशमेंट कर देते थे सेटलमेंट्स की, ठीक है, जहाँ पे भी सोर्स ऑफ मटेरियल होता था। फॉर एग्जांपल नागेश्वर में जो है सेटलमेंट्स मिली हैं, बालाकोट में मिली हैं। और वो अपने एक्सपेडिशंस भी भेजते थे जहाँ से वो चीजें मंगवाते थे, जैसे खेतड़ी रीजन राजस्थान का है, वहां से कॉपर लेने जाते थे ये लोग। साउथ इंडिया में ये लोग जो है गोल्ड की तलाश में जाते थे। फिर व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ प्री हड़प्पा पीरियड, सो हड़प्पा प्री का जो पीरियड था उसमें कोई बड़ी बिल्डिंग्स नहीं थी। और देर वॉज अ प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग एंड सम पीपल वर ऑल्सो एंगेज्ड इन स्कल्पचर वगैरह बनाने में। सो कोई वेल प्लान नेटवर्क नहीं था रोड और ड्रेनेज का। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट या मिस्टीरियस स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, क्यों। देखो ये आज तक अनडेसिफर्ड है, आज तक किसी ने इसको पढ़ा नहीं है, इसकी मिस्ट्री आज तक नहीं सॉल्व हुई है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल नहीं है, ये पिक्टोरल है। बहुत सारे साइंस हैं इसके अंदर, और लगभग 375 से लेके 400 साइंस हैं। राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है ये जो स्क्रिप्ट है। सो ये हो जाएगा। हाउ कैन यू से दैट हड़प्पन कल्चर वॉज एन अर्बन वन, हड़प्पन कल्चर एक अर्बन कल्चर था, आप कैसे कह सकते हो। देखो सिटीज काफी ज्यादा प्लान थी, अपर और लोअर टाउन था। ठीक है, रोड जो थे वो काफी ज्यादा स्ट्रेट थे और वाइड थे। और जो घर होते थे वो बर्न्ट ब्रिक से बने हुए थे। ठीक है, और उसमें 1 से 2 मंजिला घर भी थे। और खुद का वेल होता था, हर घर में बाथरूम होता था। ड्रेनेज सिस्टम काफी एक्सीलेंट था। ठीक है, घर का जो ड्रेन है वो बाहर जाके स्ट्रीट वाले ड्रेन से मिल जाता था। पब्लिक बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। लोथल के अंदर एक डॉकयार्ड भी मिला है जो कि एक ट्रेडिंग सेंटर था। फिर है ड्रेनेज सिस्टम पे आपको एक नोट लिखना है। सो ड्रेनेज जो होता था वो मोर्टर, लाइम और जिप्सम से मिलकर बना होता था, जो नालियां बनती थी उनको बड़े बड़े ब्रिक्स के साथ कवर किया जाता था और स्टोन्स के साथ, ताकि उनको आसानी से उठा के साफ किया जा सके। स्मॉलर ड्रेन्स जो हाउसेस के अंदर होते थे वो आप कह सकते हो कि मतलब दोनों तरफ से जाके फिर मेन चैनल में मिल जाते थे। और पिट्स वर प्रोवाइडेड फॉर सीवेज फॉर द हाउसेस, गड्ढे भी बनाए जाते थे जो घरों का सीवेज है वो उसमें चला जाता था।
डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म बाय रूलर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो भाई ये रूलर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर, कोई रूलर नहीं था, ठीक है, सभी को इक्वल स्टेटस मिला हुआ था। तो वहीं पे कोई ये कहता है कि वहाँ पे एक सिंगल रूलर नहीं था बल्कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग रूलर्स थे। फिर है कोई कहता है कि किसी के गाइडेंस और सुपरविजन में ही ये प्लान बन सकता है, ये लेआउट जो है पूरा सिटी का एक जैसा ये कोई अकेला बंदा ही कर सकता है जो राजा हो वहाँ का। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिली हैं, पैलेस मिले हैं, फोर्ट मिले हैं, टैंक वेल्स मिले हैं, कैनाल्स मिले हैं, ग्रेनरीज मिली हैं। हो सकता है किसी रूलर के सुपरविजन में ये सब बनाया गया हो। रोड्स ड्रेन्स ये मतलब ये जो है बनाए जाते थे, साफ सफाई क्लीनलीनेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता था, ये सब एक रूलर ही देख सकता है। और हो सकता है कि रूलर जो है काफी इंटरेस्टेड रहा हो फार्मर्स वगैरह में ताकि प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके, और क्राफ्ट्समैन वगैरह को भी प्रमोट करता हो, ज्यादा से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट्स बनाए जाएं। और बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मिटी भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिलती है, जैसे सील्स एक जैसी हैं, वेट्स एक जैसे हैं, ब्रिक्स एक जैसी हैं। और ड्यूरिंग फॉरेन अटैक, जब बाहर से कोई अटैक कर देता था तो नेचुरल डिजास्टर वगैरह जब होता था तो ऐसे में किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता था सिक्योरिटी मतलब रोल में, सिक्योरिटी और फूड वगैरह देना सभी को। सो मतलब वो कॉमन जो एक्सेप्टेबल कॉइन और सील होते थे, वेट होते थे, मेजरमेंट होते थे, वो भी एक रूलर ही इशू करता था। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे इसका एंड हुआ, सम स्कॉलर्स, कुछ ऐसे लोगों ने मतलब जानने की कोशिश करी। कोई कहता है फ्लड्स आए थे, सारे लोग बह गए, ठीक है, या दब गए पानी के अंदर ही। कोई कहता है कि इंडस रिवर का जो कोर्स है वो चेंज हो गया, कि वो भाई अगर ऐसे बह रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, जिसकी वजह से सभी को जाना पड़ा। कोई कहता है क्लाइमेट चेंज हुआ था, कोई कहता है अर्थक्वेक आए थे, कोई कहता है आर्यंस ने इन्वेट कर दिया था यहाँ पे। ये हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट। जो एपिग्राफिस्ट होते हैं वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। एपिग्राफिस्ट कौन होता है, देखो जो बंदा इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है, बहुत बारी क्या होता है जो वर्ड्स होते हैं वो काफी लाइटली इनग्रेव्ड होते हैं, बहुत हार्ड होता है उनको डिस्क्राइब कर पाना। टेक्निकल लिमिटेशंस बहुत सारी आ जाती हैं, क्लैरिटी बहुत बारी नहीं हो पाती, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो है वो अनडेसिफर्ड रह जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें नॉन रेलेवेंट मिल जाती हैं। दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। फिर है डिस्क्राइब ब्रीफली द सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर्स की हिस्ट्री को अगर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए क्या सोर्सेज हैं। लिटरेरी सोर्सेज हैं जिसमें है डिस्क्रिप्शन बाय फॉरनर्स, फॉर एग्जांपल फाइयान के, और प्रशस्तिज हैं जैसे कि हरिशेन की प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति जिसे हम कहते हैं अलाहाबाद पिलर पे, और विद द हेल्प ऑफ द कॉइन्स जो कि वेरियस किंग्स जो इशू करते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ द इंस्क्रिप्शन। दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास जो है रूल्ड बाय किंग्स एंड सम वर रूल्ड बाय गणा और संघास। इनकी कैपिटल फोर्टिफाइड होती थी, परमानेंट आर्मी होती थी, और किंग के जो मेन फंक्शंस थे वो यही थे, टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है, लोगों से। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि धर्म सूत्र जो मतलब धर्म सूत्र जो है उसमें सारी चीजें लिखी थी, नॉर्म्स लिखे थे कि कैसे किंग्स को क्या करना है, लोगों को क्या करना है, कैसे रहना है। और फिर उसके बाद आगे है हाउ डज इंस्क्रिप्शन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंस्क्रिप्शन कैसे हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। एक तो में रूलर्स के बारे में पता चल जाता है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता चल जाता है, उस टाइम पे स्क्रिप्ट कौन सी यूज होती थी, लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी ये पता चल जाता है, लैंड ग्रांट होते थे या नहीं होते थे ये पता चल जाता है, एंड इकोनॉमिक कंडीशन उस टाइम की पता चल जाती है, और एम्पायर का एक्सटेंट कितना था ये पता चल जाता है, सोशल और रिलीजियस कंडीशन क्या थी ये पता चल जाता है। वाई मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। तो देखो मगध बहुत ही ज्यादा एंशियंट किंगडम था, और बिटवीन द 6th and 4th century BC ये बहुत ज्यादा पावरफुल महाजनपद बन गया। और कुछ इसके पास एडवांटेजेस थे जो कि बाकी महाजनपदास के पास नहीं थे, जैसे ये नेचुरल डिफेंस इसका हो जाता था, इसके जो हिल्स थे चारों तरफ इसके सराउंडिंग में, और इसकी जो कैपिटल है वो राजगाह थी, ठीक है, चारों तरफ हिल्स से सराउंडेड थी तो काफी नेचुरल प्रोटेक्शन मिलती थी। और बाद में इसकी कैपिटल 4th century के आसपास पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई पटना में। एग्रीकल्चर के मामले में काफी रिच था, आयरन की माइंस थी यहाँ पे, और प्रेजेंट में झारखंड भी इसी एरिया में आता है जो एक टाइम पे मगध का ही पार्ट था।
और टूल्स वेपन्स बन जाते थे भाई आयरन से। एलिफेंट जो होते थे आपको पता है भाई आर्मी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये भी फॉरेस्ट में मिल जाते थे। और कम्युनिकेशन काफ़ी चीप था और काफ़ी कन्वीनियंट था गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स जिन्होंने मगध के बारे में लिखा वो बताते हैं कि काफ़ी एम्बिशियस किंग्स थे वहाँ के, जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सब हो जाएगा। फिर अब वाई इज 6th century BC इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री। 600 BC से लेके 600 CE तक का जो टाइम था वो क्यों एक टर्निंग पॉइंट था? आयरन का यूज होने लगा था और कॉइन्स का डेवलपमेंट होने लगा था, अर्ली स्टेट्स का एमरजेंस होने लगा था और नए नए रिलीजन्स आ रहे थे जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। व्हाट वर दी स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने की क्या स्ट्रेटजीज थी? एक तो ये है कि पहली स्ट्रेटजी ये थी कि शिफ्ट टू प्लो एग्रीकल्चर। ठीक है, प्लो एग्रीकल्चर अब होने लगा था, जिससे जितना भी जो फर्टाइल एरिया है, एलोवियल जो एरिया था, ठीक है, जो रिवर वैलीज का जैसे गंगा कावेरी, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से काम हो रहा था। और जो प्लो था उसके आगे जो उसकी फाल होती है जो लोहे की अब लगने लगी थी, ठीक है, और पहले लकड़ी की होती थी, जब लोहे की ये फाल लगा दी गई तो इससे क्या हुआ कि और ज्यादा आसानी होने लगी। ठीक है, और आयरन प्लोशेयर से काफी ग्रोथ बढ़ी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और एक स्ट्रेटेजी ये थी कि मतलब इरिगेशन का यूज होने लगा, वेल से, टैंक से, ठीक है, और बहुत कम होता था कैनल्स वगैरह से भी। फिर है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के मेन फीचर्स। तो देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होता था भाई, किंग सबसे टॉप पे था, लेजिस्लेटिव थी, एग्जीक्यूटिव थी, जुडिशरी थी, सबसे पावरफुल आदमी जो है वो किंग था। प्रोविडेंस के भी एडमिनिस्ट्रेशन होते थे, एम्पायर को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, अलग अलग प्रोविंसेस में, जहाँ पे अलग अलग गवर्नर होते थे। लोकल गवर्नमेंट भी होती थी, ठीक है, एंड एक कमेटी होती थी 3 मेंबर्स की जो कि लोकल लेवल पे देखती थी। और कैबिनेट भी होती थी, जो मिनिस्टर्स होते थे जो कि किंग को मतलब भाई सलाह वगैरह देते थे। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे। ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी, आर्मी के अंदर एक कमेटी और 6 जो है सब कमेटीज भी होती थी जो मिलिट्री एक्टिविटीज संभालते थे। धम्म महामात्रास भी होते थे जो धम्मा को स्प्रेड करते थे। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे, इरिगेशन के लिए होते थे, रोड के लिए होते थे। लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम काफी स्ट्रिक्ट था, ठीक है, और स्पाइस का इंस्टीट्यूशन भी होता था, यानी कि जो गुप्तचर होते हैं जो नजर रखते हैं दूसरों पे, वो भी हुआ करते थे। फिर उसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट रूल्स डिड द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास, जो बताते हैं आइडियल ऑक्यूपेशन क्या होना चाहिए 4 वर्णास का। ब्राह्मण टीचिंग करते थे वेद की और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, गिफ्ट्स को देते थे और लेते थे। क्षत्रियास वॉरफेयर में जाते थे, लोगों की प्रोटेक्शन करते थे, जस्टिस भी करते थे और वेदास की स्टडी भी करते थे। ठीक है, वेदास की स्टडीज भी करते थे और सेक्रीफाइस वगैरह भी मतलब करवाते थे। और बाकी के जो ऑक्यूपेशन है जैसे वैश्यास हो गई, ये क्राफ्ट एंड एग्रीकल्चर वगैरह में ट्रेड में लगे रहते थे। शूद्रास जो होते थे वो उनका काम था कि भाई जो हायर वर्णा से ऊपर के 3 उनकी सेवा करना, उनको सर्व करना। हु वॉज वी एस सुंगथांकर और उनका क्या कंट्रीब्यूशन था महाभारत के अंदर? वी एस सुंगथांकर फेमस संस्कृत स्कॉलर थे। उन्होंने महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया जिसमें इन्होंने अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो है कलेक्ट किया, अलग अलग स्क्रिप्ट्स में वो लिखी हुई थी और उसको भाई मतलब अलग अलग वॉल्यूम्स में पब्लिश किया। तो ये हो जाएगा। एंड व्हाट वर द टर्म्स ऑफ गोत्रास, गोत्र के क्या रूल होते थे? देखो हर गोत्र जो होता था वो एक वैदिक ऋषि के नाम पे होता था, जो कि सेम गोत्र से होते थे वो उसी गोत्र के कहलाते थे। और शादी के बाद अपने पति का गोत्र अडॉप्ट करना होता था और फादर का गोत्र छोड़ देना होता था। सेम गोत्र वाले आपस में शादी नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद है डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ चंडालास, चंडाल जो होते थे उनकी क्या ड्यूटीज हैं? उनको विलेज के आउटसाइड रहना पड़ता था भाई, गांव के बाहर, और डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स यूज करते थे वो, और मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, ऑर्नामेंट्स जो है लोहे के वो यूज करते थे। और विलेजेस और सिटीज में वो रात में चल नहीं सकते थे क्योंकि मना कर रखा था उन्हें। और बॉडीज को डिस्पोज करते थे, जिनके कोई रिलेटिव नहीं होते थे उनकी बॉडी को ये डिस्पोज करते थे। फिर डिस्कस वेदर द महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर, क्या महाभारत को किसी एक ऑथर ने लिखा है, आप ऐसा मानते हैं?
तो देखो माना जाता है इसके कंपोजर चेरिएटर्स होते थे, जिसको बार्ड भी कहते थे या फिर सूत सूत भी कहा जाता था। सो 5th सेंचुरी से बीसी के आसपास ब्राह्मण्स ने जो है ये लिखने का काम किया। और अगर आप इसमें देखें, और भाई जो स्टेट्स हैं उनमें पहले के सोशल वैल्यूज जो थे वो रिप्लेस हो रहे थे और नए नए नॉर्म्स आ रहे थे। और इसी बीच 200 बीसी से 200 सी के बीच में एक कंपोजिशन होता है, ठीक है। और बिटवीन 200 बीसी एंड 400 बीसी, so between 200 BCE and 400 BCE large detected sections were included in the मनुस्मृति। so ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है भाई। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट कैसे है। देखो जो इसके अलग अलग वर्जन्स हैं वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखे गए, अलग अलग स्टोरीज जो है अलग अलग रीजन्स में ओरिजिनेट हुई। और आप कह सकते हो कि एक इसकी जो सेंट्रल स्टोरी थी महाभारत की उसको अलग अलग डिफरेंट वेज में रिटोल्ड किया गया। और ये महाभारत के कंपोजिशन में अलग अलग फेजेस लगे, तो ये एक डायनेमिक टेक्स्ट है इस तरीके से। राइट कॉजेज फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्यों पॉपुलर हुआ? क्योंकि भाई देखो उस टाइम पे हिंदुइज्म के अंदर बहुत ज्यादा कुछ बुराइयां आ गई थी, जिसकी वजह से लोग सेटिस्फाई नहीं थे एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, तो वो कुछ नया चाहते थे। और इसी वजह से मेन विमेन हर क्लास के लोग हर कास्ट के लोग अब जा सकते थे बुद्धिज्म के अंदर। अब डिस्कस द रोल ऑफ बेगम्स, ठीक है, बेगम्स का क्या रोल था भोपाल का जो स्तूप है, सांची का स्तूप, उसको प्रिजर्व करने में। शाहजहां बेगम एंड सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट, मनी दी। और सुल्तान जहां बेगम ने एक म्यूजियम भी वहां पे बनवाया जहां पे, और वहां पे गेस्ट हाउस वगैरह भी बनवाया गया जहां पे जॉन मार्शल ने अपनी किताब लिखी और उसकी किताब के लिए फंड भी दिया, ठीक है, बेगम्स ने। फिर है इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, वाई इज मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इसी टाइम पे जरथुस्त्र ईरान के अंदर, खोंगत्सी चाइना के अंदर, सोक्रेट्स और प्लेटो और एरिस्टोटल इन ग्रीक, ये लोगों ने मतलब आना शुरू कर दिया था, क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। महावीर और गौतम बुद्धा जो है वो इंडिया में थे, ठीक है, और ये पहले की जो मिस्ट्रीज थी उसको समझने की ये कोशिश कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म इन द इंडिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊं। आगे है टीचिंग ऑफ बुद्धा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बुद्धा की जो टीचिंग है वो 8 फोल्ड पाथ के अंदर आती है, अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है। पहला पाथ ये बताता है कि हमारा विजन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको रियलाइजेशन होना चाहिए कि वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, आपके इस दुनिया में बहुत दुख हैं जिसके कारण है आपकी लालच, आपकी डिजायर। सेकंड है राइट एम, आपका एम सही होना चाहिए, आपको लग्जरियस सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए और ह्यूमैनिटी के लिए काम करना चाहिए। राइट स्पीच, हमेशा सच बोलो, सही बोलो। राइट एक्शन, हमेशा सही काम करो, किलिंग, चोरी चकारी ये सब मत करो। राइट लिवलीहुड, आप जो पैसा कमाते हो सही तरीके से कमाओ, गलत तरीके से पैसे ना कमाओ। राइट एफर्ट, यानी कि आप जो है अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, बैड थॉट्स मत आने दो। फिर है करेक्ट अवेयरनेस या फिर राइट माइंडफुलनेस, इसका मतलब है कि भाई अंडरस्टैंडिंग द आइडिया दैट द बॉडी इज इम्परमानेंट, और आप कह सकते हो बॉडी इम्परमानेंट है, ये चीज परमानेंट नहीं है। और आप कह सकते हो कि जो ये वर्ल्डली इवल्स जितने भी होते हैं अगर वो हटाने हैं तो उसके लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी। लास्ट जो पाथ है वो है राइट कंसंट्रेशन, यानी कि जो हम अटैच हो जाते हैं किसी से, ठीक है, और आप कह सकते हो कि विच विल लेड टू रिमूवल ऑफ द एविल्स जनरेटेड बाय अटैचमेंट टू द बॉडी एंड द माइंड, सो दिस विल लेड टू पीस, इससे आपको शांति मिलेगी और सच्चाई का पता चलेगा। 4 नोबल ट्रूथ बताए थे बुद्धिज्म के अंदर बताए गए हैं। पहला है दुख, हर आदमी के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, हर कोई सफर करता है। समुदाय, इसका मतलब है जो डिजायर है, जो तृष्णा है, ये इसका मेन रीजन है। फिर निरोध, हम इसको एंड कर सकते हैं दुख को अगर हम निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। और अष्टांगिक मार्ग क्या है ये मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, ये 4 नोबल ट्रूथ कहलाते हैं। महावीर की क्या चीटिंग्स थी, ओ सॉरी टीचिंग्स, एक है अहिंसा, सबसे पहले नॉन वायलेंस को इन्होंने फॉलो किया कि भाई सभी की रिस्पेक्ट करो, ठीक है, किसी के साथ भी कोई नुकसान ना हो किसी को। सत्य है, हमेशा ट्रुथ, हमेशा सच को ही मतलब फॉलो करो। अस्तेय या अचौर्य, कभी भी चोरी चकारी ना करो। ब्रह्मचर्य, यानी कि ये सेंसुअल प्लेजर्स जो है दुनिया के, इनसे दूर रहो।
अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट या नॉन पोजेशन, यानी कि आप पीपल, जगह, किसी भी मटेरियल चीज के साथ अपना अटैचमेंट ज्यादा मत रखो। फिर है इंडिया हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, ये इब्न बतूता ने ऐसा बताया था। तो उसने बताया है दो तरीके के पोस्टल सिस्टम थे इंडिया के अंदर। इब्न बतूता बताता है कि एक तो हॉर्स पोस्ट होते थे और फुट पोस्ट होते थे, यानी कि पैदल और घोड़े वाले। उलूक यहाँ पे है कि भाई हर 4 मील पर एक डिस्टेंस होता था। वाइल द दावा हैज 3 स्टेशंस पर माइल, सो मीन्स 1/3 ऑफ अ माइल, ये आप कह सकते हो। फुट पोस्ट जो होते थे वो हॉर्स वालों से थोड़ा क्विकर होते थे, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर यूज होते थे फ्रूट्स वगैरह जो होते थे उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और इवन बतूता मतलब ये भी देखता है कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी पोस्टल सिस्टम की, ठीक है। जहाँ पे आप कह सकते हो विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इंफॉर्मेशन एंड रेमिट क्रेडिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस बस ऑल्सो टू, देखो सामान भेजना हो तो भी पोस्टल सिस्टम अच्छा था, इंफॉर्मेशन भेजनी है तो भी सिस्टम काफ़ी अच्छा था। और इतना एफिशिएंट था कि 50 डेज लगते थे दिल्ली आने में, ठीक है, फ्रॉम सिंध। और न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइज वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 डेज। और अगर जो वो गुप्तचर होते थे, एजेंट लोग, उनको कोई भी न्यूज़ भेजनी है वो तो भाई 5 दिनों के अंदर ही भेज दिया करते थे। सो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद है बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थ्योरिस्ट लाइक फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स। सो बर्नियर ये बताता है असर्टेड दैट इन मुगल एम्पायर द लैंड वाज ओन्ड बाय द स्टेट, ठीक है, कि जो जितना भी लैंड था वो स्टेट का था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डिक्लाइन हो रहा था जो कि स्टेट और किसानों के लिए दोनों के लिए बुरी चीज़ है। सो यहाँ पे मोंटेस्क्यू ने एक थ्योरी दी ओरिएंटल डेस्पोटिज्म की। सो मोंटेस्क्यू यहाँ पे बताते हैं बर्नर इसी बर्नियर के आइडिया को आगे लेते हुए, अकॉर्डिंग टू इट द रूलर्स इन एशिया, कि भाई ये बताते हैं एशिया के जो रूलर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, सारी सारी प्रॉपर्टी मतलब स्टेट की है और कुछ भी नहीं है, मतलब किंग और नोबल्स के पास ही सब कुछ है, बाकी लोगों के पास कुछ है ही नहीं, लोग गरीबी में जी रहे हैं एशिया में। और कार्ल मार्क्स ने क्या बताया है, एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ये बताते हैं कि मतलब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ही आर्ग्यूड दैट इन इंडिया और बाकी की एशियन कंट्रीज में द सरप्लस वाज अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। He added that this led to the emergence of a society with a large number of autonomous and egalitarian village communities। ये कहते हैं स्टेट के पास ही सब कुछ था, ज़्यादा जो सरप्लस था, और इससे क्या हुआ कि बहुत सारी ऑटोनमस और इगैलिटेरियन विलेज कम्युनिटीज़ का एमरजेंस हुआ। और आगे बढ़ते हैं अब हम। अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन किया है, अब हमें ये बताना है। सो अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम को बताया है कि संस्कृत टेक्स्ट को जब उसने पढ़ा तो उसने पाया ब्राह्मणाज होते थे, ठीक है, और ये टोटल 4 वर्णाज होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है, ये आप पीछे भी पढ़ के आ चुके हो। अब यहाँ पे इब्न बतूता ने इंडियन सिटीज को कैसे डिस्क्राइब किया है ये देख लेते हैं। इंडियन सिटीज वर डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, बहुत प्रॉस्परस सिटीज थी। स्ट्रीट्स काफ़ी क्राउडेड थे, मार्केट्स काफ़ी कलरफुल थी, अलग अलग सामान मिल जाया करता था। मार्केट एक हब हुआ करता था सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ का और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। मार्केट में मॉस्क भी होते थे, टेम्पल भी होते थे और पब्लिक परफॉर्मेंस के लिए भी प्लेस होते थे। और अब है यहाँ पे स्लेवरी के बारे में इब्न बतूता ने क्या बताया है, ये हम स्किप कर सकते हैं। फिर है राइट अ नोट ऑन किताबुल हिंद, किताबुल हिंद के बारे में क्या बताया गया है। सो ये अल बिरूनी ने लिखी, इसको अरेबिक भाषा में, काफ़ी सिंपल है, ल्यूसिड और इजी टू अंडरस्टैंड है। टोटल इसमें 80 चैप्टर्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर ये लिखी गई है, रिलीजन, फिलोसफी टू कस्टम्स, सोशल लाइफ, मेट्रोलॉजी। एंड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ ज़्यादातर चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है बाकी के कल्चर्स के साथ में। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अब है इस्लाम के 5 मेजर प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक तो अल्लाह को ही एकमात्र गॉड मानना या प्रोफेट को ही सब कुछ मानना, नमाज पढ़ना 5 टाइम्स एवरी डे, ज़कात देना यानी कि गरीबों की मदद करना, हज की यात्रा करना, फास्ट रखना, रमज़ान में रोज़ा रखना जिसे हम कहते हैं। शेख निजामुद्दीन की खानका के अंदर क्या क्या होता था, तो ये घियासपुर में है, छोटे छोटे कमरे होते थे, एक बड़ा हॉल भी होता था प्रेयर के लिए, शेख के विजिटर्स आते थे मिलने उनसे मॉर्निंग और इवनिंग में। रिफ्यूजी सेंटर भी था जहाँ पे लोग रहते भी थे, लंगर सिस्टम भी था, ठीक है। और अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ
कि भाई बहुत सारी पर्सनैलिटीज बड़ी बड़ी यहाँ पे आती थी, बहुत सारे प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो किए जाते थे, और शेख ने अपॉइंट कर रखा था बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को भी। फिर है भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों हुआ। सो देखो, एविल प्रैक्टिसेस आ गई थी कुछ हिंदुइज्म में, और इस्लाम बहुत ज़्यादा फैल रहा था, इस वजह से भी भक्ति मूवमेंट आया। सूफी सेक्ट्स काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे थे, और उसके बाद है वैष्णविज्म ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए इस टाइम पे, नामदेव, रविदास, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर एक्सेट्रा। सो ये हो जाएगा भक्ति मूवमेंट का। अब है अलवार और नैनार का तमिलनाडु के स्टेट के साथ में क्या रिलेशनशिप था। सो अर्लीस्ट भक्ति मूवमेंट जो है वो अलवार और नैनार्स ने स्टार्ट करी थी। अलवार्स जो हैं वो विष्णु डिवोटी थे, वहीं नैनार्स जो हैं वो शिवा के डिवोटी थे। अपने मैसेजेस को तमिल भाषा में इन्होंने बताया, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। कुछ जगहों को इन्होंने भाई बता दिया, काफी होली प्लेसेस हैं वहां पे, पिलग्रिमेज सेंटर बन गए। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, वन ऑफ द मेजर थीम्स इन तमिल भक्ति हेमन्स वाज द पोएट्स अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। द मेन रीजन फॉर दिस अपोजिशन वाज कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस ट्रेडिशंस फॉर रॉयल पैट्रोनेज। बहुत बारी क्या होता था, हेमन्स वगैरह के अंदर बुद्धिज्म जैनिज्म को भी अपोज कर दिया जाता था। कुछ चोला रूलर्स थे 9th to 13th सेंचुरी के बीच, जिन्होंने ब्राह्मणिकल और भक्ति ट्रेडिशंस को सपोर्ट किया, बड़े बड़े दान दिए और बड़े बड़े मंदिर बनवाए विष्णु भगवान के और शिव जी के। और चोला रूलर्स ने शिव जी के टेम्पल बनवाए, जैसे चिदम्बरम, थंजावुर, गंगाई कोंडा चोलपुरम। और ये इसीलिए होता था ताकि वो अपनी पावर दिखा सकें भाई सभी को। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अबे हाउ वर द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ विजयनगरा मेट। देखो भाई, विजयनगर के अंदर पानी कहाँ से आता था, तुंगभद्रा रिवर से आता था। टैंक वगैरह भी बनाए जाते थे, कमलपुरम टैंक भी था जहाँ से इरिगेशन हो जाया करती थी, रॉयल सेंटर्स में पानी पहुंच जाया करता था। हीरिया कैनल भी थी जो कि बहुत प्रोमिनेंट थी। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर का डाउनफॉल क्यों हुआ। देखो, एक तो इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई थी, सक्सेसर काफी वीक था। रूलर्स जो थे अलग अलग डायनेस्टीज से थे, तो एक वो कंट्रोल नहीं आ पाया। लगातार बेमनी एम्पायर के साथ इनका स्ट्रगल चलता रहता था, और आर्मी का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। अब है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय जो कि विजयनगर के बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। उन्होंने अपने टाइम पे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा किया, और मतलब बहुत ज़्यादा टोलरेशन वगैरह बहुत था उनके अंदर। लगातार बैटल्स चलते रहते थे विजयनगर के आसपास, लेकिन विजयनगर हमेशा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बना रहा अंडर द कृष्णदेव राय। और प्रोस्पेरिटी एंड अच्छी अच्छी बातें इन्होंने हमेशा बताई सभी को। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर इनके टाइम पे अच्छा था, ट्रेड बहुत अच्छा होता था, कोस्टल ट्रेड हो या ओवरसीज ट्रेड हो, बहुत अच्छे ये बिल्डर थे। साथ साथ ये तेलुगु भाषा को भी जानने वाले थे, तेलुगु, कन्नड़, तमिल पोइट्री भी लिखते थे, और जस्टिस बहुत अच्छा करते थे ये। अबे महानवमी डिब्बा एक रॉयल सेंटर था विजयनगर का, और इसके मेन फंक्शंस बताने हैं आपको। महानवमी डिब्बा बहुत ही ऊंचा बना हुआ था, हाईएस्ट पॉइंट था सिटी का, एक मैसिव प्लेटफॉर्म था जो कि 11,000 स्क्वायर फीट से था, और हाइट लगभग इसकी 40 फीट थी। और इसके बेस में बहुत सारी कार्विंग्स हैं, इनग्रेव करके बहुत कुछ लिखा हुआ है। और जो रिचुअल्स होते थे इसके अंदर, वो महानवमी के टाइम, ठीक है, महानवमी, और आप कह सकते हो दशहरा, दुर्गा पूजा, नवरात्रि, ये जो एक फेस्टिव सीजन आता है वो सारा यहाँ सेलिब्रेट होता था। इसके अलावा विजयनगर रूलर्स अपने पावर्स को, अपने प्रेस्टीज को भी यहाँ पे शो करते थे। बहुत सारी सेरेमनीज यहाँ पे होती थी, सेक्रीफाइस सेरेमनीज भी होती थी। जो स्टेट का हॉर्स होता था, घोड़े, उस मतलब घोड़े की पूजा भी की जाती थी, और डांस होते थे, रेसलिंग के मैच होते थे। ठीक है, और ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी भाई ये मानव डिब्बा में। अमर नायक सिस्टम बहुत बड़ा पॉलिटिकल इनोवेशन था। देखो, अमर नायक सिस्टम जो है ये इक्ता सिस्टम से आया था दिल्ली सल्तनत के। अमर नायक मिलिट्री कमांडर होते थे, जिनको कुछ टेरिटरीज दी जाती थी। जो विजयनगर के रूलर होते थे इनको कुछ टेरिटरीज दे दिया करते थे। ये टैक्स कलेक्ट करते थे पीजेंट से, क्राफ्टमैन से और ट्रेडर्स से। कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, तो कुछ पैसा जाके राजा को दे देते थे। ठीक है, और इससे क्या होता था, इनको एक फोर्स वगैरह भी मिलती थी, इनको आर्मी भी मिलती थी। अमर नायकास जो होते थे वो किंग को गिफ्ट वगैरह भी दिया करते थे, और बहुत बारी किंग्स इनको ट्रांसफर कर दिया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। बहुत जगह नायक जो होते थे भाई, वो इंडिपेंडेंट किंगडम भी अपना बना लेते थे। ये हो जाएगा। फिर है अब्दुल रजाक ने फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या बताया है विजयनगर एम्पायर की।
अब्दुल रजाक बताते हैं ये एक पर्शिया के एम्बेसडर थे जो कि कैलिकट आए थे 15 सेंचुरी में, और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए फोर्टिफिकेशन देख के विजयनगर की। और वो कहते हैं कि 7 लाइंस थी यहाँ पे फोर्टिफिकेशन की, और यहाँ पे सिर्फ सिटीज़ नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड्स फॉरेस्ट वगैरह को भी फोर्टिफाई किया गया था। और रजाक बताते हैं बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड वॉल्स यहाँ पे कल्टिवेटेड फील्ड्स हैं, गार्डन हैं, हाउसेज हैं। फिर है द आउटर मोस्ट वॉल लिंक्ड द हिल सराउंडिंग द एरिया, जो सबसे बाहर की वॉल थी वो पहाड़ियों को घेरती थी, ठीक है। द मैसिव मेसोनरी कंस्ट्रक्शंस वो स्लाइटली टेपर्ड, नो मोर्टर, कोई ऐसा मटेरियल यूज नहीं होता था, बस सिर्फ पत्थर होते थे, स्टोन होते थे, उनको ही शेप किया जाता था इस तरीके से, मतलब, और उनको लगा दिया जाता था दीवारों में। और अगर मैं आपको बताऊं द इनर पोर्शन ऑफ द वॉल, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कि भाई अर्थ पैक्ड विद रबल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर बेस्टन्स प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, तो इस तरीके से भी होता था, इस तरीके से भी पत्थर लगते थे। जो फोर्ट्स होते थे वो एक गेटवे होते थे जहाँ से लोग अंदर जाते थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्किटेक्चरल फीचर थे इसके भी। एक आर्क होता था गेटवे के अंदर, ठीक है, जो कि तुर्किश सुल्तान जो थे वैसा वो बनाया करते थे, उसी को कॉपी करते हुए यहाँ पे बनाया गया था। अब है रोल क्या था विलेज पंचायत और हेडमैन का, ये आपको बताना है। सो पंचायत का एक हेड होता था जिसको पंचायत का हेडमैन कहते थे, और ये इसको फंड वगैरह कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह मिलते थे गांव के लोगों से ही। और रेवेन्यू ऑफिशियल्स वगैरह जो विजिट करते थे विलेज को उसको यही देखते थे, समाज के भले के लिए काम करते थे भाई, कम्युनिटी वेलफेयर। और कास्ट बाउंड्रीज वगैरह, कोई भाई कास्ट से बाहर जाकर कोई कुछ ना करे, ये भी देखा जाता था। और उसके बाद है कि मतलब टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी, जितने भी कानून वगैरह हैं उसको देखने का काम था, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देने का काम भी इन्हीं का था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था मुगल्स के टाइम पे? सो दो तरीके से होता था, एक तो असेसमेंट और एक एक्चुअल कलेक्शन। पहले असेस किया जाता था कितना रखना है, फिर एक्चुअल कलेक्शन की स्टेज आती थी कि भाई कितना मिला है। रेवेन्यू ऑफिसर को आमिल गुजार कहा जाता था, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स जो होती थी भाई, वो या तो आप कैश कर दो या फिर आप अपनी क्रॉप भी दे सकते थे। लैंड्स को मेजर किया जाता था, क्लासिफाई भी किया जाता था। टैक्स को फिक्स किया जा चुका था, ठीक है, जैसी लैंड की क्वांटिटी होती थी उस हिसाब से। फिर है जमींदार्स का क्या रोल था मुगल इंडिया में? देखो, जमींदार्स डायरेक्टली एग्रीकल्चर में नहीं शामिल होते थे, पर उनकी अर्निंग एग्रीकल्चर से ही आती थी, क्योंकि लैंड इन्हीं के होते थे। ये अपने लैंड्स को सेल कर सकते थे, बहुत सारे इनको सोशल और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मिले हुए थे, अपर कास्ट में ही आते थे। और बहुत सारे सर्विसेज ये देते थे स्टेट को, इनको रेवेन्यू कलेक्शन का राइट भी था, मिलिट्री रिसोर्सेज थे इनके पास, और इसके अलावा इनकी सोसाइटी में पोजीशन काफ़ी अच्छी थी। दामिन ई को क्या था? और इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मतलब संथाल्स क्यों रेजिस्ट कर रहे थे। दामिन ई को एक बहुत बड़ा एरिया था, ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स ने संथाल्स को दिया था। करो जो कलोनियल गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने लगी थी इसके ऊपर, और मनी लैंडर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के ऊपर हाई रेट्स लगा के बैठे थे, और उनके लैंड्स को छीन रहे थे, स्नैच कर रहे थे। तो ऐसे में जमींदार्स वगैरह भी यहाँ पे आके कब्जा कर रहे थे, तो संथाल्स ने फिर अपना रेजिस्टेंस दिखाया। हाउ डिड जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज? भाई कैसे जमींदार अपनी जमींदारीज को बचाते थे? सो बेनामी सेल होती थी भाई, जो जब वो मतलब बिकती थी उनकी जो जमींदारी है उसको इन्हीं के एजेंट खरीदने चले जाते थे, ठीक है। तो इससे कम प्राइस में क्या होता था, ऑक्शन में इन्हीं के बंदे जमीन को ले आते थे। न्यू जमींदार्स वर अटैक्ड बाय फॉर्मर जमींदार्स, जो नए जो भी खरीद रहे थे जमीन को उसको पुराने जमींदार्स अटैक कर देते थे। और जो खेतों के आसपास, जमीन के आसपास रैयत को वो खड़ा कर देते थे, रैयत आने ही नहीं देते थे किसी आउटसाइडर को। और बहुत बारी जमींदारी को लेडीज के नाम कर दिया जाता था, क्योंकि एक पॉलिसी थी कि लेडीज से जमीन नहीं छीन सकते थे अंग्रेज। वाई डिड जमींदार डिफॉल्ट एट पेमेंट, डिस्कस इट। आप इसको देख सकते हो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बाकी जमींदार के बारे में समझा ही दिया है, उसी से रिलेटेड इसमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको जरूर देखें। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में आई थी 1813 में, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को बताती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। और उसके बाद है व्हाई डिड द म्यूटिनस सिपॉयज इन मैनी प्लेसेस टर्न टू अर्स्टवाइल रूलर्स टू प्रोवाइड लीडरशिप? देखो रूलर्स की तरफ क्यों जा रहे थे जो ये म्यूटिनी करने वाले सिपाही थे?
क्योंकि देखो जो नेटिव रूलर्स थे वो नेचुरल लीडर रह चुके थे, बहुत लंबे समय से उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया था, और वो चाहते थे कि जैसे ब्रिटिशर्स के आने से पहले होता था वैसा ही सब कुछ हो जाए। दिल्ली कैपिटल सिटी थी मुगल इंडिया की, लास्ट मुगल एम्परर जो था वो दिल्ली में ही था, तो रेबल सारे वहीं चले गए। व्हाट वाज सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम? सो ये एक सिस्टम था, लॉर्ड वेलेस्ली ने डेवलप किया था इसे 1798 में, और इसमें यही होता था कि भाई ये अलायंस कर लिया करते थे किसी रूलर के साथ, उसको कहते थे हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट नहीं होगा आपको, बट आपकी टेरिटरी में ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिनेंट रहेगा, एक कॉन्टिनेंट रहेगा, और इसके अलावा जितना भी उसका एक्सपेंडिचर है वो सब आप देखोगे, ठीक है। सो इस तरीके से है। वाई वॉज द रिवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध? अवध में रिवोल्ट इतना ज्यादा क्यों फैला हुआ था? तालुकदार और जमींदार क्यों आ गए? देखो ज्यादातर जो लोग थे अवध के वो ब्रिटिशर से खुश नहीं थे। वाजिद अली शाह वहां के फेमस रूलर थे, पॉपुलर, जिनको वहां से भेज दिया गया। जितने भी लोग थे अवध के वो चाहते थे नवाब का रूल वापस आ जाए। बेगम हजरत महल वहां की लीडर थी रेबल्स की, ठीक है। बहुत सारे रेबल लीडर्स काम कर रहे थे अवध के अंदर जो कि डिससेटिस्फाइड थे अंग्रेजों से। तालुकदार के जो ट्रूप्स होते थे वो सब डिसबैंड कर दिए गए थे, इनके फोर्ट्स को तुड़वा दिया था अंग्रेजों ने। तालुकदार भी गुस्से में थे भाई बहुत ज्यादा। जमींदार की जमींदारियां सारी खींच ली थी ब्रिटिशर्स ने, तो भाई ये भी गुस्से में थे। पीजेंट्स तो वैसे भी दुखी थे भाई, 50% लैंड रेवेन्यू था उनका जो कि उनको देना ही देना पड़ता था, अपनी इनकी प्रॉपर्टियां भी बिक जाती थी बहुत बारी। What do visual representation tell us about the revolt of 1857? विजुअल से हमें क्या पता चलता है? इसके लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने विजुअल्स में जो फोटोज दे रखी हैं आप उन फोटोज के नीचे नाम पढ़ लें और देख लें उसमें क्या लिखा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, फोटोज के नाम लिखे हुए हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं है, और वो फोटोज आपके बुक में दी हुई हैं। अब है दांडी मार्च की क्या सिग्निफिकेंस थी? तो सबसे पहले तो जो सॉल्ट लॉ था वो तोड़ा। नियम बना रखा था कि सिर्फ अंग्रेजों की मोनोपोली होगी सॉल्ट बनाने में, ये एक नियम था जो कि तोड़ दिया गांधी ने, ठीक है, गांधी जी ने। लार्ज स्केल इसमें विमेन का पार्टिसिपेशन रहा। सिविल लॉज जो थे उनको वायलेट किया गया इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा। व्हाट वाज द एम एंड मेथड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे था, तो देखो ये प्रोटेस्ट हुई सबसे पहले तो जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट, स्वराज की डिमांड हुई, खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट आया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी, रोलेक्ट एक्ट को अपोज करना था। हुआ क्या यहाँ पे, सभी ने अपने टाइटल्स को सरेंडर कर दिया भाई, और नॉन वायलेंट मूवमेंट होनी चाहिए, गांधी जी ने ये बोला। ब्रिटिशर्स के साथ हम कोई कॉपरेशन नहीं करेंगे, ये इन्होंने बोला गांधी जी ने। हम कोर्ट ऑफिसेज कॉलेज फॉरेन क्लोथ्स वगैरह को बॉयकॉट करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे। फिर हाउ डिड गांधी जी ट्रांसफॉर्म नेशनल मूवमेंट इनटू मास मूवमेंट? गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में कैसे बदल दिया? इनकी सिंपल लाइफ स्टाइल थी भाई, हिंदी यूज करते थे कम्युनिकेशन में, और गांधी जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था मास मूवमेंट्स में, चाहे फिर वो कोई भी मूवमेंट रही हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सारी जगह पे गांधी जी हमेशा आगे रहे। सच बोलते थे, नॉन वायलेंस पे चलते थे, स्वदेशी को अपनाने की बात करते थे, बॉयकॉट करो बाहर का, स्वराज को अपनाओ, चरखे की इंपॉर्टेंस और खादी की इंपॉर्टेंस इन्होंने बताई, कैसे गरीब लोगों को और महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है, वीमेंस को, इसके लिए इन्होंने बात करी, हिंदू मुस्लिम्स के लिए बात करी, अनटचेबिलिटी खत्म हो इसके लिए इन्होंने बात करी, इवन इन्होंने दलित्स को एक नाम दिया हरिजन, बैलेंस बनाया इन्होंने एक सोसाइटी में। हमें गांधी जी के बारे में कहाँ से पता चलता है, क्या सोर्सेस हैं? देखो ये तो ऑटोबायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज हैं, उस टाइम के न्यूज़पेपर्स हैं, पुलिस रिकॉर्ड्स हैं, और पब्लिक कुछ स्पीचेस हैं उनकी, प्राइवेट लेटर्स हैं जो वो लिखते थे नेहरू को, ठीक है, और अलग अलग नेताओं को। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, या फिर आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रीएम्बल? देखो आपने फर्स्ट जब आप बुक खोलते हो, अपनी कोई भी बुक खोलते हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन का पेज होता है प्रीएम्बल करके। प्रीएम्बल क्या है? ये बताता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, ये बताया जाता है। और प्रियम्बल बताती है कि मतलब एक तरीके से छोटा सा ये एक इंटरप्रिटेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। वाई डिड महात्मा गांधी थिंक हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज? तो 1950s तक कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया था हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए।
महात्मा गांधी मानते थे कि हर कोई ये भाषा बोल सकता है। हिंदुस्तानी का मतलब था हिंदी और उर्दू को जोड़कर हिंदुस्तानी बनता है। बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी ये, ज्यादातर लोग बोलते थे इसे, ज्यादातर लोग समझते थे, तो ये मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, महात्मा गांधी ऐसा मानते थे। तो बस दिक्कत यही थी कि साउथ इंडियंस इस चीज को एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे। हाउ वॉज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेड मोर पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? सो ज्यादातर लोग इस फेवर में थे कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक खुद चाहते थे स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, मतलब सॉरी, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी लिखा था कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होनी चाहिए। और फिर यूनियन लिस्ट जो है हमारी, उसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट्स आते हैं स्टेट्स वाले से भी ज़्यादा। इसी पे मतलब सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकती है। और मतलब अगर एक और लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी शेयर करते हैं, लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए तो सेंटर की मानी जाती है। सो ये हो जाएगा, ज़्यादातर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। सो ये वीडियो खत्म होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो बहुत बारी पूछे गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।